सभी को नमस्कार। मैं दीपक गुप्ता आपका फिर से स्वागत करता हूँ हमारे इस यूट्यूब चैनल RN कॉमर्स अकेडमी में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 3 अकाउंटिंग का, थ्योरी का है हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के ऊपर। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, प्रिंसिपल्स, कन्वेंशंस, ये फुल चैप्टर हम आपको बुक से ही कराएंगे। बुक का नाम TS ग्रेवाल, क्लास 11th अकाउंटेंसी। कुछ चीज़ें मैं बुक से बताऊँगा, कुछ कॉन्सेप्ट, 3 कॉन्सेप्ट और 6-7 प्रिंसिपल है वो मैं खुद से बताऊँगा। वो बहुत ज़रूरी है, वो ही मेन इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम में आते हैं, तो उनके सुनते रहिएगा। सबसे पहले हम बुक खोल लेंगे और पेज नंबर है हमारा आपका जी चैप्टर नंबर 3.1। यहाँ लिख रखा है अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड कॉन्सेप्ट कन्वेंशन कॉमनली नोन एज गाप, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। अच्छा, ये गाप क्या है? गाप एक बॉडी है जिसने स्टार्टिंग में अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स बनाने की शुरुआत करी थी। 1973 की बात है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की बात हुई थी उस समय। और आपका ये कह रखा है जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है ये ICI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के द्वारा बनाए जाते हैं। जो भी होते हैं इनमें रिकमेंडेशंस, अमेंडमेंट, सब चीज़ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ICI के द्वारा ही किए जाते हैं। कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। मीनिंग एंड नेचर ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। नेचर ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या है? Principles of accounting are general law or rule adopted or proposed as a guide to action is settled ground on the basis of conduct practices। एक डेफिनेशन दी है अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ CPA मतलब सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट। इसका मतलब ये है अकाउंटिंग क्या कहते हैं, यहाँ पे प्रिंसिपल थे ना। प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग क्या है? कुछ लॉज है, कुछ रूल्स है जिनके हिसाब से हमारी अकाउंटिंग चलती है। देखिए, कोई भी काम करेंगे तो रूल्स एंड रेगुलेशंस ज़रूरी हैं। रूल्स और रेगुलेशंस होंगे तो काम को करने का मज़ा भी आएगा, ताकि अगर कोई मिसकंडक्ट भी करता है तो उसकी फिर उसे पनिशमेंट दी जा सके। अगर रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होंगे तो कोई एक सिस्टमेटिक वे नहीं होएगा, कोई तरीका नहीं होएगा, कोई मज़ा भी नहीं आएगा काम करने में। स्टेप बाय स्टेप होना चाहिए सारा काम, प्रोसेस होता है ना एक। उसके बाद आपका आता है, इसमें 2 टर्म दे रखी है, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट एंड अकाउंटिंग कन्वेंशंस। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट क्या है? अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट आर बेसिक असम्पशंस और फंडामेंटल प्रोपोजिशंस विद इन अकाउंटिंग ऑपरेट्स। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट वह कॉन्सेप्ट है जिसके द्वारा अकाउंटिंग ऑपरेट हो जाती है, मतलब प्रोसेस है एक तरीके के जिसके द्वारा प्रोसेस चलता है, ऑपरेट होएगी। और आपका क्या कह रखे हैं ये, और इसमें क्या रखा है, ये बहुत ही ज़रूरी है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, ताकि जो है आपका क्या कहते हैं, जिसे मान लीजिए कोई इन्फॉर्मर है, कोई जो अपना क्या कहते हैं यूज़र है, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को पढ़े और उसे एकदम हैंड टू हैंड चीज़ें समझ में आ जाए कि हम कहना क्या चाह रहे हैं अकाउंटिंग अपने पॉलिसीज़ में, प्रोसीजर्स में। अकाउंटिंग कन्वेंशन। अकाउंटिंग कन्वेंशंस आर द आउटकम ऑफ अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस और पॉलिसीज़ और प्रिंसिपल्स फॉलोड बाय एंटरप्राइज ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। अकाउंटिंग कन्वेंशंस पॉलिसी का एक रिजल्ट है जो हम फॉलो करते हैं ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, अब यहाँ दे रखे हैं फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये बुक से ही पढ़ाई जाएंगी। अगर मैं खुद से कराने लगा तो बहुत लंबा चला जाएगा। इसमें बोल रखा है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर मैन मेड। जो अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स हैं वो मैन मेड है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो चेंज किए नहीं जा सकते, वो चेंज किए जा सकते हैं, पर एक समय के साथ, एक समय के हिसाब से और एक सहूलियत के हिसाब से। और इसमें मेन बात ये बोल रखी है दे रिकमेंडेड बाय फॉर यूज बाय ऑल एंटरप्राइज टू एंश्योर यूनिफॉर्मिटी, ताकि सब में स्थिरता, एकता आ सके। ये सभी एंटरप्राइजेस के द्वारा यूज़ किए जाते हैं। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल का मतलब मैंने क्या बताया था, एक तो होता है रिजिड मतलब कठोर, और फ्लेक्सिबल कैसे होते हैं, लाइक जिसे मोड़ा तोड़ा जा सके सरल भाषा में, इन लेमेंस लैंग्वेज। इसका मतलब क्या है, अब मान लीजिए कोई प्रिंसिपल सिर्फ पॉलिसीज़ अपना ली, अब कुछ अमेंडमेंट करने की हमें आवश्यकता लगी, टाइम टू टाइम के साथ समय के साथ चीज़ें बदलती हैं, परिवर्तन ही संसार का नियम है कहते हैं ना। तो इस हिसाब से हम जब चाहें इनमें अमेंडमेंट हो सकते हैं, ये नहीं कि रिजिट है। अब कॉन्स्टिट्यूशन है, कितने साल पहले 1947 में बना था, सॉरी क्या कहते हैं 1951 में लागू हुआ था, सॉरी 50 में हुआ था, मैं भूल जाता हूँ थोड़ा, मैं अकाउंटिंग लाइन से हूँ ना, फाइनेंशियल से, तो मुझे पॉलिटिकल इतनी नॉलेज नहीं है। सन 1950 में लागू हुआ, तो क्या उसमें अमेंडमेंट नहीं आए? बहुत अमेंडमेंट आए, हर साल अमेंडमेंट, हर 2-3 साल में, 4 साल में जब उन्हें लगता है कि कुछ अमेंडमेंट होने चाहिए तो वो कर देते। ऐसे ही अकाउंटिंग पॉलिसीज प्रिंसिपल्स में भी अमेंडमेंट हो सकते हैं। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर जनरली एक्सेप्टेड, ये जनरली एक्सेप्टेड बाय सभी के
नेसेसिटी ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, नेसेसिटी है किस लिए है? अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इज बेटर अंडरस्टूड, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन बेटर अंडरस्टूड होएगी इफ इट इज़ प्रिपेयर्ड फॉलोड बाय यूनिफॉर्मली थ्रू अकाउंटिंग प्रिंसिपल, अगर ये स्थिरता से, एकता से, यूनिफॉर्मली अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के द्वारा बनाई गई हो। अब बोल रखा है फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन और कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट में आपके आएंगे 3 कॉन्सेप्ट है। जी सी ए, ये आपका GCA हो गए। GCA में आया जाता है, जी का मतलब क्या है? गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, ये हो गया आपका कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट, और ये हो गया आपका एक्रूअल कॉन्सेप्ट। ये आपके 3 कॉन्सेप्ट आ जाते हैं GCA, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट और एक्रूअल कॉन्सेप्ट। थोड़ी सी इसकी समरी बता देता हूँ, फिर मैं ये तीनों बताता हूँ। ये तीनों डेफिनेशन बुक की ही है, पर मैं अपने माइंड के हिसाब से इंटरप्रेट करके आपको बताऊंगा। इन्होंने बोल रखा है फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस और कॉन्सेप्ट्स आर द एजम्पशन विच आर प्रिज्यूम्ड टू हैव फॉलोड इन प्रिपेयरिंग एनुअल अकाउंट्स, जो एनुअल अकाउंट्स को प्रिपेयर करने में यूज़ होती हैं, और जो एंटिटी इन्हें फॉलो नहीं करती आर रिक्वायर्ड टू डिस्क्लोज विच हैव डोंट फॉलो, उसे रिक्वायर डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि उसने कौन सा कॉन्सेप्ट ये नहीं फॉलो कर रखा, और उसका रीज़न भी देना पड़ेगा। अब बात आती है इन 3 कॉन्सेप्ट की। ये 3 कॉन्सेप्ट क्या है? पहले बात करते हैं हम गोइंग कंसर्न पे। गोइंग कंसर्न का मतलब क्या है? नाम से पता चलता है जो चलता रहे, गोइंग मतलब जाना। अच्छा एक बात बताइए, हम कोई भी बिज़नेस खोलते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने स्टेशनरी के बिज़नेस खोले, मैंने मान लीजिए किराने की दुकान खोल ली, तो मैं माइंडसेट यही तो बना के चलूँगा कि वो ज़िंदगी लाइफ लॉन्ग चलता रहे। ये थोड़ी है आज खोला, 4 साल 5 साल कमाया, बंद कर दिया। ये क्या बात हुई? बिज़नेस ऐसे थोड़ी होते हैं। सॉरी, कोई भी बिज़नेस बंदा इसलिए खोलता है, कोई भी व्यक्ति हुआ, आइदर इट इज़ ही और इट इज़ मेल और फीमेल, ही और शी, ताकि वो लाइफ लॉन्ग चलता रहे। ठीक है जी, और समय के साथ साथ उसमें ग्रोथ करते रहे। मान लीजिए आज आपने एक छोटी सी दुकान ली है, तो आपकी ग्रोथ लग रही है, आपने ये अपनी एक फैक्ट्री डाली है, पहले एक मशीन है, फिर दूसरी लाएंगे, आउटपुट बढ़ाएंगे, ग्रोथ तो सभी करते हैं। तो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट ये कहता है हमारा, कोई भी बिज़नेस खोलेंगे तो हम ये मान के चलेंगे वो लाइफ टाइम लॉन्ग एवर चलेगा ही चलेगा। हम अपने दिमाग में ये सोच के चलेंगे, हम ये नहीं सोच के चलेंगे कि इतने टाइम है, ये चल जाएगा नहीं चल जाएगा, ये है वो है, ऐसा कुछ नहीं सोचेंगे। अब आता है कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट का मतलब ये होता है, मान लीजिए हमने कोई सा भी क्या कहते हैं प्रिंसिपल ले लिया। प्रिंसिपल मैं अभी आपको पढ़ाऊँगा, कुछ 7-8 प्रिंसिपल है, मैं अभी आपको पूरा बताऊँगा। अब मान लीजिए हमने कोई कॉन्सेप्ट क्या कहते हैं प्रिंसिपल अडॉप्ट कर लिया, हमें उसे मेंशन करना पड़ता है। सबसे पहले तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 डिस्क्लोजर ऑफ प्रिंसिपल अकॉर्डिंग टू द ICAI बोर्ड, ठीक है, उसे हमें अपनी MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, MOA और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, वहाँ हमें मेंशन करना पड़ेगा कि हमने कौन सा प्रिंसिपल ले रहे हैं, कौन सा कॉन्सेप्ट ले रहे हैं। अच्छा, जो हमने प्रिंसिपल लिया है हम उसे ये मान के चलेंगे, वो जो कॉन्सेप्ट भी लिया है कि वो निरंतर चलता रहेगा। इसका मतलब कहते हैं, सर कहेंगे कि बच्चे कहेंगे कि सर क्या, तो इसका मतलब ये है, मान लीजिए कंपनी जो है WDV मेथड, 2 मेथड होते हैं डेप्रिसिएशन के, WDV और SLM, स्ट्रेट लाइन मेथड और WDV। मान लीजिए कंपनी फॉलो कर रही है इस साल WDV, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगले साल वो फिर SLM पे आ जाएगी, फिर उससे अगले साल WDV, फिर अगले साल SLM। जो वो यूज़ कर रहे हो उसे लगातार वो यूज़ करना पड़ेगा। या फिर ऐसा नहीं है कि आपने एक अकाउंटिंग पीरियड ले लिया, 6 महीने ये वाला चला लिया, 6 महीने ये वाला चला लिया, 3 महीने ये वाला चला लिया, 3 महीने ये वाला चला लिया, ऐसे चेंज करना नहीं। हमें अकाउंटिंग अपने क्या कहते हैं प्रिंसिपल में क्या कहते हैं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में डिस्क्लोजर का जहाँ करते हैं हम प्रिंसिपल, वहाँ हमें मेंशन करना पड़ेगा कि हम कौन सा मेथड ले लें। मान लीजिए हमने WDV लिया है, तो हमें वो पूरे साल WDV चलाना पड़ेगा, और उसके आगे वाले टर्मों में भी हम जितने टाइम का लेते हैं उतने टाइम तक हमें WDV चलाना पड़ेगा। कंसिस्टेंसी मतलब निरंतरता बनी रहनी चाहिए। ठीक है, ये हो गया आपका कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। अब बात आते हैं हम एक्रूअल कॉन्सेप्ट की।
एक्रूअल का मतलब ये होता है, डेफिनेशन बुक में है, मैं आपको मेन बात बता रहा हूँ, जो ट्रांजैक्शन जिस समय हुई हो उसे उसी समय रिकॉर्ड करेंगे। आइदर इट इज़ सेटल ऑफ एनी टाइम, सेटलमेंट कभी भी हो। भाई मान लीजिए आज मैंने माल बेचा, परचेज कर, क्या कहते हैं, सॉरी, सेल कर दी, मान लीजिए 1 लाख रुपए का माल बेच दिया और पैसा मिलेगा मुझे 4 महीने बाद, तो मैं उसे आज की डेट में लिखूँगा। आज का डेट है 21 जुलाई, 21 जुलाई की डेट में, 21 जुलाई 2021 में मान करा है, मैंने बेचा है। मैं ये नहीं करूँगा कि 4 महीने बाद की, अक्टूबर नवंबर में जो भी होगा उस टाइम के मानूंगा। पैसा तो बाद में मिलेगा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक्रूअल कॉन्सेप्ट कहता है जो ट्रांजैक्शन जिस समय मिली हो, जिस समय हुई हो, रिकॉर्ड उसे तभी करेंगे, मिले चाहे वो कभी भी। अब इसके बाद हम करेंगे हमारे प्रिंसिपल्स करेंगे। अब आ जाते हैं हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए से भी इंपॉर्टेंट है और ये नॉलेज के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रीज़न इज़ दैट जब आप 12th करोगे, ठीक है, ग्रेजुएशन करोगे, मास्टर्स करोगे, कहीं भी कंपनी में इंटरव्यू देने जाओगे, वहाँ आपसे एंट्रीज नहीं पूछते, वहाँ आपसे स्टार्टिंग की बेसिक नॉलेज पूछते हैं कि रूल्स बताओ, पॉलिसीज़ बताओ, प्रिंसिपल्स बताओ। वहाँ बच्चा हो जाता है कंफ्यूज, क्योंकि बेस में 11वीं में ये तो पढ़ते नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि क्या कहते हैं पॉलिसी है, वो क्या कहते हैं एंट्रीज नहीं पता होनी चाहिए, न्यूमेरिकल नहीं आने चाहिए, मैं कहता हूँ आने चाहिए, पर बेसिक नॉलेज सभी को होनी चाहिए। अगर आपका बेस मजबूत है ना, तो आगे आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सबसे पहला प्रिंसिपल आता है हमारा बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। इसका मतलब क्या है? बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल का मतलब ये है बिजनेस आर सेपरेट फ्रॉम इट्स ओनर्स। बिजनेस अलग है, ओनर्स अलग है, या पार्टनर्स कह लो वो अलग है। मतलब जो बिजनेस की एसेट्स और लायबिलिटीज़ है वो बिजनेस की ही कहलाएगी, वो पार्टनर्स की नहीं कहलाएगी। वो अपने उस तक बाउंड है जहाँ तक उनकी कैपिटल है, जहाँ तक उनका रेशियो है, वो वहाँ तक के लेवल है, उससे फालतू के लिए नहीं। और वो बिज़नेस की एसेट्स को अपने पर्सनल यूज़ के लिए नहीं ले सकते। ये है आपका बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। आप डेफिनेशन बुक में पढ़ लीजिएगा, आपको खुद समझ में आ जाएगा। मेरा काम यहाँ पे आपको मेन समझाना है कि हिंदी में, देखिए हम भारत के लोग हैं और हमारे लोगों को बहुत सारी चीज़ें इंग्लिश में नहीं समझ में आती, बहुत बच्चों को। अब मैं ये ऐसे शब्द बोल दूंगा कि आप कहीं भी जाएंगे आपको मेन बात पता होनी चाहिए, ठीक है ना। डेफिनेशन आप खुद बना लेंगे। इससे अगला है मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल का मतलब क्या है? मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल का मतलब ये है एवरी ट्रांजेक्शन शुड बी रिकॉर्डेड इन टर्म्स ऑफ मनी। जितनी भी ट्रांजेक्शन हुए, क्या है, आइदर इट इज सेल, आइदर इट इज परचेज, वो सारी की सारी मनी के टर्म्स में होनी चाहिए। ये नहीं कि आपने किसी के लिए गुड फेथ कर दिया तो, और क्या हॉनेस्टी के लिए काम ट्रांजेक्शन करी, आप उसे रिकॉर्ड नहीं करेंगे, ठीक है ना जी। जैसे मान लीजिए चैरिटी वगैरह हो गई और आपने क्या कहते हैं मनी के टर्म में नहीं है, तो वो रिकॉर्ड नहीं होएगी। नेक्स्ट, पीरियोडिसिटी प्रिंसिपल। पीरियोडिसिटी का मतलब क्या होता है? मतलब एक अकाउंटिंग पीरियड होगा पीरियोडिसिटी के हिसाब से। अब बहुत से बच्चे यहाँ पे ये मार खाएंगे कि अकाउंटिंग पीरियड का मतलब 1 अप्रैल से
31 मार्च हो गया, ये आपका फाइनेंशियल ईयर कहलाता है। और एक होता है आपका 1 जनवरी से 31 दिसंबर, ये आपका कैलेंडर पीरियड हो गया। अकाउंटिंग पीरियड का मतलब ये नहीं है कि आप इसी से ही चलेंगे। मान लीजिए मेरी कंपनी सितंबर में बनी है, मैंने सितंबर में वो कर दी, तो मैं क्या फिर मार्च का वेट करूंगा जी, ये 1 अप्रैल का वेट करूंगा कि मैं तब से अकाउंटिंग दिखाऊंगा? मैं तो सितंबर से ही दिखाऊंगा। अकाउंटिंग पीरियड का मतलब होता है 12 मंथ। ये मान लीजिए मुझे पूरे 12 महीने की अकाउंटिंग दिखानी है। अगर मेरी कंपनी 1 सितंबर को वो हुई है रजिस्टर्ड और काम भी उसी दिन से चालू हो रहा है, तो मेरा अकाउंटिंग पीरियड 1 सितंबर 2021 से लेकर क्या कहते हैं 30 अगस्त 2022 तक होगा। ये मेरा अकाउंटिंग पीरियड होगा। ये नहीं है कि 1 अप्रैल से 31 मार्च, वो फाइनेंशियल ईयर है, वो गवर्नमेंट अपने हिसाब से लेके चलती है। कंपनी तो प्राइवेट है, बिजनेस फर्म तो प्राइवेट है, वो जब चालू होएगी तो तभी से ही उसका अकाउंटिंग पीरियड स्टार्ट माना जाएगा। ठीक है ना जी। यहाँ पे ये गलती बहुत बच्चे करते हैं, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। अब आ जाते हैं हम अपने रियलाइजेशन प्रिंसिपल पे। इसका मतलब ये होता है कोई भी अकाउंटिंग उसे कंसीडर करेगी जिसकी कुछ वैल्यू होगी। जैसे मान लीजिए सेल कर रहे हैं, उससे कुछ वैल्यू हो रही है, कुछ इंक्रीज हो रहा है। अब परचेज कर रहे हैं, उससे कुछ हमारी वैल्यू हो रही है। पैसा तो जा रहा है, इनफ्लो और आउटफ्लो ऑफ कैश तो हो रहा है, पर हमारे पास या तो सामान आ रहा है या हमारे पास पैसा आ रहा है। रियलाइजेशन का मतलब यही है। बाकी आपको पढ़ के समझ में आ जाएगा। इसके बाद है हमारा मैचिंग प्रिंसिपल। मैचिंग प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है? बिजनेस करते हैं 2 ही चीज होती हैं, या तो होगा प्रॉफिट या होएगा लॉस। ठीक है ना। अब जो प्रॉफिट और लॉस होएगा इसका पता हमें कैसे चलेगा? भाई जब हमारे हाथ में पैसा होता है तो हम 2 काम करते हैं। एक तो आती है हमारी रेवेन्यू और एक होते हैं हमारे एक्सपेंस। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, मैचिंग कॉन्सेप्ट, मैचिंग प्रिंसिपल, सॉरी कॉन्सेप्ट कह रहा हूँ, प्रिंसिपल के हिसाब से हम रेवेन्यू और एक्सपेंस को मैच करते हैं। ठीक है ना। अगर रेवेन्यू ज़्यादा होएगा एक्सपेंस से तो हमारा है प्रॉफिट, और अगर हमारे एक्सपेंस ज़्यादा होंगे रेवेन्यू से तो हमारा है लॉस। ये प्रिंसिपल प्रॉफिट और लॉस को डिफाइन करने में काम आता है, जो कि बेसिक है, बेस है हमारा। अब आ जाता है हमारा कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल। इसका मतलब क्या होता है? अब एक बात बताइए, अब आप बिजनेस करते हैं तो आप ये सोच के चलते हैं कि लॉस होने के चांसेस सोच के चलते हैं प्रॉफिट के? भाई नया नया बिजनेस करा है तो लॉस के चांसेस पहले मान के चलते हैं। कोई भी हुआ, कोई कंपनी हुई, कोई फर्म हुई, कोई भी हुआ, पहले ये मान के चलते हैं कि हमें लॉस हो सकता है, प्रॉफिट तो बात की बात है। हम ये सोच के चलते हैं कि हमें ग्रो करना है, पर स्टार्टिंग में तो लॉस मान के चलते हैं, और ये हम ये पहले से ही एज्यूम करके चलते हैं, कैलकुलेट करके चलते हैं कि हमें इतना लॉस हो सकता है सालाना का। तो इसके अंतर्गत, इस कॉन्सेप्ट प्रिंसिपल के अंतर्गत हम अपने रिजर्व और सरप्लस पहले से ही बना के चलते हैं। जैसे जनरल रिजर्व हो गया, स्पेशल रिजर्व हो गया, कहीं कोई लॉस हो गया तो उनकी हम क्या कहते हैं सेटलमेंट यहाँ से कर सकें। ये चीज़ होती है आपका ये वाला प्रिंसिपल। और इसके बाद आएगा आपका ड्यूअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल। इसका मतलब ये होगा कोई भी ट्रांजैक्शन होगी उसके 2 एक्सपेक्ट होंगे, एक होगी डेबिट साइड, एक होगी क्रेडिट साइड। डेबिट क्रेडिट, जितने अमाउंट से वो डेबिट होएगी उतने ही अमाउंट से वो क्रेडिट होएगी।
और इस जो पॉलिसी को हम फॉलो करते हैं, क्या कहते हैं, प्रिंसिपल को, इसे कहते हैं डबल एंट्री बुक कीपिंग, जो हम 11th और 12th में करते हैं। अब पहले जो होती थी पुराने टाइम में वो होती थी सिंगल एंट्री बुक कीपिंग, उसमें सिर्फ अमाउंट लिखते जाते थे, उसमें कोई डेबिट क्रेडिट का इशू नहीं होता था। और क्या है, आपका मैचिंग वगैरह हो गया, और मुझे सोचने दो और कोई कॉन्सेप्ट रह रहा है। गोइंग कंसर्न हो गया, मैटीरियलिटी। बिजनेस ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, वो कोई भी ट्रांजैक्शन करेगा तो वो जो करेगा एक्सपेंस करेगा तो वो मटेरियल के फॉर्म में होना चाहिए, ताकि इन्वेस्टर उसे इंटरप्रेट कर सके। अब आप कहेंगे कि सर क्या कह दिया, इसका मतलब ये है, मान लीजिए हमारी एक फर्म है, मैंने 5 लाख रुपए उसकी बिल्डिंग पे क्या कहते हैं बढ़िया सी पेंटिंग वेंटिंग शेंटिंग डेंटिंग पेंटिंग बढ़िया लगा दी, ठीक है, मेरे लिए तो मटेरियल है, इन्वेस्टर के लिए थोड़ी है। इन्वेस्टर को क्या फ़ायदा होएगा उससे, मेरे ही तो काम आएगी, इन्वेस्टर के कोई काम आई नहीं। तो यहाँ पे मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट चेक किया जाता है, वो मटेरियल में नहीं है तो वो ट्रांजैक्शन नहीं मानी जाएगी। वो मेरे लिए ट्रांजैक्शन है और वो इन्वेस्टर के लिए नहीं है, तो ये अकाउंटिंग में नहीं होएगी। और आपके कोई प्रिंसिपल ले रहे हैं तो मैं देखता हूँ। हाँ, कॉस्ट प्रिंसिपल कॉन्सेप्ट कह दो, कॉस्ट कॉन्सेप्ट कहते हैं सर, प्रिंसिपल कह लो कॉन्सेप्ट कह लो, जो भी क्या कहते हैं, जो भी हम रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स प्रोड्यूस करेंगे, जो भी हम आइटम रिटर्न डाउन करेंगे, वो एक कॉस्ट पे होएगा, एक लागत पे होएगा। जब तक किसी चीज़ की कॉस्ट डिफाइन नहीं होएगी तब तक हम प्रॉफिट के बारे में कैसे सोच सकते हैं। फिर हम सेल करेंगे, हमें क्या पता अगर कॉस्ट नहीं होएगी। एक मार्कर है, ये बाज़ार में 20 रुपये का मिलता है, ठीक है जी, अब इसकी कुछ तो कॉस्ट रही होगी, है नहीं है, कंपनी ने इसे बनाया होगा, रॉ मटेरियल भी लिया होगा, फिर उसे लेबर भी लगी होगी, आउटपुट भी बना होगा। मान लीजिए कंपनी को पड़ा है 10 रुपये का, आगे आगे आते पहले क्या कहते हैं होलसेलर, रिटेलर, फिर कंज्यूमर पे मेरे पे आया 20 रुपये का आया, तो जो रिटेलर भी है वो भी तो कुछ तो कमा रहा होगा, एजेंट बीच में इतनी चेन है, ये सब भी तो कमाएंगी। तो एक कॉस्ट कितनी पड़ी इसकी, मान लीजिए 10 रुपये, तो ये होता है आपका कॉस्ट प्रिंसिपल। और आ जाता है आपका एंड में फुल डिस्क्लोजर, कॉन्सेप्ट कह लो प्रिंसिपल कह लो, बात एक ही है। बुक में कहीं जगह कॉन्सेप्ट भी लिखा है, कहीं जगह प्रिंसिपल भी लिखा है। फुल डिस्क्लोजर का मतलब क्या है, आप जो भी आइटम ट्रांजेक्शन्स करेंगे, ठीक है ना, आइदर इट इज़ इनफ्लो इट इज़ आउटफ्लो, एवरीथिंग शुड बी फुल डिस्क्लोजेज इन बैलेंस शीट। बैलेंस शीट क्या करती है, हमारी फाइनेंशियल पोजीशन को दर्शाती है फर्म की, कि हम किस लेवल पे हैं, किस पोजीशन पे हैं, ठीक है ना जी। ये थे आपके कॉन्सेप्ट और प्रिंसिपल्स, यही चीज़ मेन इंपॉर्टेंट थी। आगे मैं आपको थोड़ा बहुत बुक से बता देता हूँ जो मेन है, बाकी आज की क्लास में ये मेन चीज़ थी। कोई भी बच्चा इस चैप्टर में ये जो मैंने चीज़ें खुद से बताई है, इन्हें छोड़ के नहीं जाएगा, इन्हें स्पेशली पढ़ के जाएगा, और मैं गारंटी दे रहा हूँ ये आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत ज़्यादा काम आएंगे। ये आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में दे रखा है, क्या कहते हैं 3.8 पे। 2 कॉन्सेप्ट मेरे से छूट गए हैं। 2 कॉन्सेप्ट क्या है, एक तो रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट में क्या है, रेवेन्यू इज कंसिडर्ड टू बी रियलाइज व्हेन ए ट्रांजैक्शन, हमें रेवेन्यू को दिखाना पड़ेगा, शो करना पड़ेगा कि हमें कितना रेवेन्यू हुआ है, एक तो ये है। और वेरीफिएबल ऑब्जेक्ट कॉन्सेप्ट, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है अकाउंटिंग पर्सनल बायसनेस,
पक्षपात से फ्री होनी चाहिए, भेदभाव रहित, ठीक है ना। अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में क्या बोल रखा है, इन्होंने बोल रखा है इंटरनेशनल IFRS, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग बोर्ड ने ये 1973 में कमेटी बनाई थी, ठीक है जी। ये कमेटी बनी और इन्होंने हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तैयार करे, फॉर्मुलेट करे। और क्या है, ICI और इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट मार्केट अकाउंटेंट भी बने उसी समय। और ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड बना हमारा 1977 में। ये आपकी नॉलेज है ना, वैसे ये आपके सब पेपर में आता नहीं है, पर ये नॉलेज के लिए अच्छा है, CA वाले बच्चों के लिए बहुत अच्छा है ये जब अगर कोई बच्चा 12th के बाद CPT का फाउंडेशन देता है, ठीक है जी, तो उसके लिए तो ये नॉलेज काम की है। आपके लिए बाकी नॉलेज अच्छी है, पर आपके पेपर का व्यू से उसमें नहीं आती। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है, कोहलर ने डिफाइन करा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एक कोड ऑफ कंपोर्ट, क्या कहते हैं, कोड ऑफ कंडक्ट इम्पोज ऑन ए अकाउंटेंट बाय कस्टम लॉ एंड ए प्रोफेशनल बॉडी। एक कोड है, कोड ऑफ कंडक्ट है, एक अकाउंटेंट के द्वारा, लॉ के द्वारा लगाए जाते हैं, ठीक है ना। ये आपके नेचर वगैरह दे रखे हैं, कुछ कॉन्सेप्ट दे रखे हैं, ये इतने कुछ खास नहीं है। ये भी कुछ वो नहीं है। अच्छा हाँ, आपके 3.10 पे ये शॉर्ट फॉर्म में दे रखे हैं कि रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट क्या है, सब चीज़ें क्या हैं, वो भी इंग्लिश में, हिंदी में मैंने आपको बता दिया, आप एक एक बार यहाँ से पढ़ लेंगे। और आपका एक सेकंड, एक IFRS है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग बोर्ड, इसके बारे में थोड़ा सा बता रखा है। अच्छा, ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, ग्लोबलाइजेशन जो टर्म होती है इसका मतलब ये है अपना बिजनेस का एक्सपेंड करना, इंटरनेशनल वे पे, इंटरनेशनल मार्केट में लाना, यही ग्लोबलाइजेशन है, पूरे वर्ल्ड में वो करना। और ये तो आपके कोई काम का है नहीं। आपका मेन चीज़ ये कॉन्सेप्ट और ये प्रिंसिपल्स थे, ये हो गया है। 3rd चैप्टर आपका ख़त्म हुआ। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को फॉरवर्ड कीजिए ताकि वो देखें और सीखें। थैंक यू।